अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये पाठ बोर्ड के द्वारा अंक भार के अनुसार ये पाठ हमारे 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। इस अध्याय में आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा। तो कुल कितने हो गए? 4 अंक। तो हम जानते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं। तो बालकों, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं। आप सीधा मेंडल भी याद रख सकते हैं। अब बात आती है आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो माता पिता के लक्षणों का या यूं कहें पैतृक गुणों का संतानों में संचरण करने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। यानी कि जो माता पिता के लक्षण हैं वो संतानों में पहुंचने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। और आनुवंशिकता का जनक किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने अपने प्रयोग किस पादप पर किए। इन्होंने अपने जो प्रयोग है वह उद्यान मटर और जिसे वनस्पतिक जिसका नाम है बॉटनिकल जो नेम है वो है पाइसम सैटाइवम पर किए। ये क्वेश्चन प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। ये क्वेश्चन इस साल के लिए बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया तो आपका उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। या आपको यह भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आपको क्या बताना है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने जब 2 लक्षणों को लेकर पौधों के मध्य जनन करवाया तो उनको द्वितीय पीढ़ी में लक्षणानुपात कितना प्राप्त हुआ। या यूं कहें द्विसंकर संकरण का लक्षणानुपात होता है। तो आप बताएंगे 9:3:3:3:1, 9:3:3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है बालकों, ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि परीक्षा में 3 अंक का आ जाए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का सचित्र या क्रियाविधि का वर्णन करो। तो बालकों, जो मनुष्य है उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यानी कि उत्पन्न होने वाली संतति नर होगी या मादा, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा किया जाता है। यानी किसके द्वारा किया जाता है? नर के द्वारा किया जाता है। हम देखें कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन करो। तो बालकों, मनुष्य में हम देखते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी, कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र, कितने? 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। चाहे वो नर हो, ये नर का सिंबल है बात को, चाहे वो मादा हो, ये किसका सिंबल है? नर, और ये किसका है? मादा। तो दोनों में
22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो समान होते हैं, और मादा में एक जोड़ी गुणसूत्र है वह दोनों ही जो पेयर है यानी एक जोड़ा है वह आकार की दृष्टि से समान होता है, तो उसे कहते हैं XX। इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर में जो एक जोड़ा गुणसूत्र है उसमें एक का आकार बड़ा होता है, एक का आकार छोटा होता है, अर्थात एक जोड़ा गुणसूत्र है वह संरचनात्मक दृष्टि से अलग अलग होता है, यानी एक गुणसूत्र X होता है और एक क्या होता है? Y होता है। क्या होता है? X और Y होता है, यानी कि X गुणसूत्र समान है। X गुणसूत्र क्या है? समान है। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं X और X। अब देखिए कि जब युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, तो जो अपने नर है उसमें दो प्रकार के युग्मक होंगे। एक जो युग्मक है उसमें क्या होगा? 22 जोड़ी है, तो इसको अपन यहाँ 22 का मतलब कितने हो गए? 44, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कितने ले सकते हैं? 44 लिख सकते हैं, ये जोड़ी के रूप में है। ये एक जो 22 जोड़ी और एक जोड़ी 23 हो गए। अब देखिए बात को कि जब युग्मक बनेंगे तो क्या होगा? 22 प्लस X, ये एक युग्मक बन गया। इसी प्रकार 22 प्लस Y, ये क्या है? युग्मक है। यानी कि नर में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक 22 प्लस X वाला और एक 22 प्लस Y वाला। इसी प्रकार मादा में युग्मक है वह केवल एक प्रकार का बनेगा, 22 प्लस X और 22 प्लस X। तो ये एक प्रकार का क्या बना है? युग्मक बना है। जब नर युग्मक व मादा युग्मक के मध्य निषेचन होता है, तो यदि पुरुष का 22 प्लस X गुणसूत्र मादा के 22 प्लस X गुणसूत्र से मिलता है, तो क्या हो गया बात को? 44 प्लस XX, यानी किसकी उत्पत्ति हुई? पुत्री की। चाहे ये इसके साथ मिले चाहे ये इसके साथ, किसकी उत्पत्ति होगी? पुत्री की। क्या होगी? पुत्री की। और यदि ये जो है 22 प्लस Y वाला निषेचित करता है तो क्या होगा? 44 प्लस XY, क्या पैदा हुआ? पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार से मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है। क्या करता है? नर करता है। तो ध्यान है, तो ये थी मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दिमाग में डाल लीजिएगा। समजात व समरूप या समवर्ती अंक किसे कहते हैं? तो बात को अगर आपसे पूछा जाए कि समजात अंक किसे कहते हैं, तो ऐसे अंक, यानी ऐसे अंक, जात का मतलब उत्पत्ति, ऐसे अंक जिनकी उत्पत्ति क्या हो? समान हो। समजात में क्या होगा? समजात में क्या होगा? उत्पत्ति समान, यानी कि ऐसे अंक जिनकी उत्पत्ति क्या हो? समान हो और कार्य क्या करते हो? अलग अलग। कार्य क्या करते हो? अलग अलग करते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? समजात अंक कहेंगे। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो मनुष्य के हाथ, पक्षी के पंख और पशु यानी जानवरों के अग्रपाद। अब देखिए, ये जो है मनुष्य के हाथ, पक्षी के पंख और पशुओं के अग्रपाद, ये सभी अग्रपाद हैं। ये सभी क्या है? अग्रपाद हैं। लेकिन ये क्या हो गए? रूपांतरित हो गए
मनुष्य के हाथ अग्रपाद का ही रूप है, पक्षी के पंख अग्रपाद के ही रूपांतरण है, पशुओं के अग्रपाद। तो ये अब देखिए इनकी उत्पत्ति क्या है, सभी की समान है, किससे, अग्रपाद से, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। जो पक्षी के पंख हैं उड़ने का काम करते हैं, मनुष्य के हाथ किसी वस्तु को पकड़ना है वो काम करते हैं, पशुओं के अग्रपाद चलने में सहायक होते हैं। तो इनकी उत्पत्ति क्या है, समान है, कार्य क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। तो आप बता देंगे उत्पत्ति क्या हो, समान हो, कार्य क्या करें, अलग अलग, उन्हें क्या कहेंगे, समजात अंग कहते हैं। फिर बात करते हैं समरूप अंग। समरूप अंग या इसको अपन समवर्ती अंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा बालकों कि उत्पत्ति क्या होगी, अलग अलग, उत्पत्ति अलग अलग, और कार्य क्या करेंगे, समान, कार्य समान, यानी कि वे अंग जिनकी संरचना अलग होती है और कार्य क्या करते हैं, समान करते हैं, कार्य क्या करते हैं, समान करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप अंग कहेंगे। उदाहरण में देखें, चमगादड़ के पंख व पक्षी के पंख दोनों ही उड़ने का कार्य कर रहे हैं, कार्य क्या है, समान है, लेकिन इनकी संरचना और उत्पत्ति देखें वो क्या होगी, अलग होगी। चमगादड़ के जो पंख हैं वह उसकी दीर्घित जो उंगलियां हैं उनमें त्वचाओं के फैलने के कारण बने हैं, दीर्घित उंगलियों की मध्य की जो त्वचा है उसके फैलने के कारण बनते हैं। जबकि पक्षी के पंख हैं अग्रपाद के मध्य की जो त्वचा है उसके फैलने से बने हैं। अब इनकी उत्पत्ति तो क्या होगी, अलग अलग, जबकि कार्य क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि समजात अंग किसे कहते हैं, समरूप या समवर्ती अंग किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिमाग में डाल लीजिए। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में 3 अंक का देखने को मिल जाए। कितने अंक का, 3 अंक का। तो ये ध्यान है, इस क्वेश्चन पर विशेष फोकस रखना। 1 अंक का आपको हो सकता है कि यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने, या यूं कहें कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप बताएंगे प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं। तो मृत जीव का परिरक्षित अवशेष, मृत जीव का परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाता है। सब ध्यान रखें, मृत जीव का परिरक्षित अवशेष क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं। तो जीवाश्म की आयु किसकी, जीवाश्म की आयु फॉसिल डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। किसे ज्ञात करते हैं, फॉसिल डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। क्योंकि जितने भी सजीव हैं उनके शरीर में कार्बन पाया जाता है और कार्बन का अर्ध आयुकाल निश्चित होता है और उसके अपघटन में लगा हुआ समय देखकर उसकी आयु क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जीवाश्म की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं। तो फॉसिल कार्बन डेटिंग विधि से, फॉसिल कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। तो ध्यान है, जीवाश्म किसे कहते हैं, मृत जीव का, या यूं कहें जीव का परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाता है और जीवाश्म की आयु फॉसिल कार्बन
डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। तो ये था बालकों हमारा आज का बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला का एक प्रयास। पाठ था हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। बालकों पढ़ते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।